आयनो कोजी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ हिज वर्स, लेकिन हमें उसके पास के बारे में, व्हाइट रूम के बारे में कोई भी ज़्यादा आइडिया है नहीं। व्हाइट रूम किसने बनाया, क्यों बनाया, व्हाइट रूम में क्या पढ़ाया जाता था। आयनो कोजी के अलावा भी काफ़ी सारे बच्चे थे व्हाइट रूम में, लेकिन फिर भी आयनो कोजी ही क्यों जीनियस निकला उसके व्हाइट रूम का। आज के वाले वीडियो में आपको इन सारे सवालों का आंसर मिलेगा। उसके अलावा आपको आयनो कोजी के बाप के बारे में पता चलेगा, काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको आयनो कोजी एंड व्हाइट रूम की पूरी हिस्ट्री इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हम कवर करने वाला है क्लासरूम ऑफ द एलीट की लाइट नॉवेल का वॉल्यूम 0। अभी लाइट नॉवेल में इमेजेस इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो मैं एनीमे क्लिप्स एंड गूगल से फोटो यूज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कहीं पे इमेज ना हो तो प्लीज कमेंट्स में ये मत लिखना कि भाई तुझे तो एडिटिंग नहीं आती, या फिर तू मांगा से इमेजेस उठा ले, क्योंकि मांगा ने तो अभी इधर तक कवर अप ही नहीं किया। मुझे ऐसे काफी सारे कमेंट्स आते थे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड दूसरा डिस्क्लेमर, इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता नहीं होगा अगर आपने मेरी सीरीज फॉलो नहीं की है। बेसिकली क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 3 आया था, तो सीजन 4 में ईयर 2 स्टार्ट होने वाला था। एंड मैंने उसकी जो लाइट नॉवेल है उसको कवर की है वॉल्यूम 8 तक। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन टेंशन नॉट, मैं आपको बेसिक इन्फो तो दे दूंगा कि हाँ ऐसा होता है, तभी आपको रेफरेंस सारे समझ में आ जाएंगे। प्रोलॉग में हमें आत्सुमो आयनो कोजी के बारे में बताया गया है, जो कि है आयनो कोजी का बाप। पहले तो वो जापान की बात करता है कि कैसे यहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है, रिच एंड पुअर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। एंड वो खुद भी एक पुअर फैमिली से था, तो वो ये सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। एंड इसलिए जब वो 25 साल का होता है तब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है। उसने जॉब करके जितने भी पैसे बचाए होते हैं 2-3 मिलियन येन, वो सारे वो पहले इलेक्शन में लगा देता है। लेकिन वो वाला इलेक्शन वो हार जाता है एंड उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। 2 साल बाद वो फिर से इलेक्शन लड़ता है एंड इस बार वो जीत जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड उसके हाथ में हमें 1 महीने वाला एक बच्चा दिखता है। बेसिकली वो होता आयनो कोजी है, लेकिन अपने आत्सुमो भाई को कोई भी इमोशन फील नहीं होता। वो एक ताबुची नाम के बंदे को कहता है कि तू अभी टेस्ट स्टार्ट कर, इसको 4th जनरेशन में डाल। यहाँ पे वो आयनो कोजी को कहता है जाने से पहले, उसको एक लास्ट लुक देखते वक्त, कि अगर तुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुझे खुद से ही लड़ना होगा, सारी चीजें तुझे खुद से ही सीखनी होगी। मैं तो अपना एम्बिशन पूरा करना चाहता हूँ, तो तू अपना देख ले। यहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आत्सुमी कहूँ, आत्सुमी आयनो कोजी, वो आयनो कोजी का बाप है। दूसरी बात, कामोगावा करके एक बंदा है जो इसका बाप होता है एक अच्छी पोजीशन में इनकी सिटीजन्स पार्टी में। एंड इसलिए आत्सुमो को ये ज्यादा पसंद तो होता नहीं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तीसरा, नाओई करके, ये 68 साल का बुढ़ा होता है, लेकिन इसकी पार्टी में पोजीशन काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसको बोलते हैं कि यही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एंड यही 3 हमारे मोस्टली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आत्सुओमी एंड कामोगावा नाओई के लिए वेट कर रहे होते हैं। नाओई हर बार ऐसी चीजें करता है, मतलब वो कोई भी मीटिंग हो तो 1-2 घंटे तो लेट आ ही जाता है। एंड कामोगावा बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो जाता है कि भाई बंदा ये हर बार ऐसा क्यों करता है। आत्सुओमी फिर भी उधर खड़ा रहता है स्नो के बीच। एंड फाइनली नाओई आ जाता है। नाओई यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टनर को मिलने के लिए आया होता है एंड वो दोनों उनको एक रूम में ले जाते हैं। उनकी थोड़ी मीटिंग होती है एंड उसके बाद नाओई आत्सुओमी एंड कामोगावा को उधर बुलाता है। पहले तो नाओई आत्सुओमी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। वो कहता है कि जितने भी मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स थे वो थोड़े टाइम के बाद भाग जाते थे, क्योंकि आपको पता है नाओई कैसा बंदा है, जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा लेट आता था, वो बहुत ज्यादा बर्डन दे देता था अपने सबऑर्डिनेट्स को। लेकिन आत्सुओमी 4 साल से उसके अंडर काम कर रहा है, इसलिए वो उसकी तारीफ करता है। फिर वो पॉलिटिकल्स थोड़ी बात करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि अपने 2 अपोनेंट है मेजरली। ये बंदा प्राइम मिनिस्टर के लिए एम कर रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में। एक इसोमारू करके बंदा जो इसका लेट वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो वो इससे बहुत टाइम पहले से ही राइवलरी चल रही है। एंड दूसरा किजिमा नाम करके बंदा है जो कि रिलेटिवली यंग है, शायद से 38 साल का है। यहाँ पे किजिमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इसने इन्वेंट की थी एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। इसी स्कूल में अपना आयनो कोजी अभी पढ़ता है। तो बेसिकली नाओई कहता है कि आत्सुओमी, मैं तुझे एक और प्रोजेक्ट थमाना चाहता हूँ, जहां पे हम न्यू बॉर्न बेबी को अपने साथ रखेंगे एंड उसको एक एजुकेशन देंगे जिससे वो हमारे फॉलोअर बने, पॉलिटिक्स में हमारी मदद करे जब वो बड़े हो जाए, बहुत ज्यादा जीनियस की तरह बिहेव करे। पहले तो इधर बहुत सारे सवाल होते हैं कि जैसे तुम बच्चों को कैसे लाओगे, फैसिलिटी कैसे संभालोगे, कैसे बनाओगे, पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन आत्सुओमी बीइंग आत्सुओमी आयनो कोजी का बाप है, इतना ज्यादा स्मार्ट है, वो उसको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता था। वो कहता है कि यस सर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप पैसे तो दे दूंगे ना, एंड मैं आपका नाम तो यूज कर ही सकता हूँ। नाओई कहता है नहीं। आत्सुओमी भाई का मन में तो यही रिएक्शन होता है, लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है सर हो जाएगा। नाओई जाने से पहले इनको 2 इंपॉर्टेंट बंदों से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि अगर तुमको कोई भी नीड हो तो तुम इनसे मदद मांग सकते हो। फर्स्ट होता है अपना साकाए नागी, एंड इसका बाप अभी एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल में प्रेसिडेंट होता है। एंड साकाए नागी खुद भी बहुत ज्यादा ऐसे नेचुरल बंदा होता है, वो इनका अपोनेंट नहीं होता। बेसिकली उसका जो बाप है वो अपोजिंग पार्टी की तरफ है, लेकिन फिर भी नाओई ने इसको रखा हुआ है। तो आत्सुओमी को समझ में आ जाता है कि ये अपना एनिमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे केयरफुली रहता है उससे। दूसरा बंदा होता है सुकीशिरो, एंड वो कहता है कि अगर तुमको कोई भी शेडी काम करवाना है, मतलब डर्टी काम कराना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को मरवाना है, सुकीशिरो भाई कर देंगे। अभी अगर तुमको याद हो तो साकाए नागी का बाप है। एंड सुकीशिरो आपको सीजन 3 में देखने को मिला था, जो कि आयनो कोजी को एलिमिनेट करना चाहता है। यही अपने 2 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट वाले इधर मिलते हैं इनको। अगला दिन होता है अपना आत्सुओमी भाई अपने ऑफिस में होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि इसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है। तभी उधर कामोगावा आ जाता है। वो कहता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जैसे
जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आत्सुओमी कामोगावा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता उसके बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन फिर भी वो उसको कहता है कि ठीक है तू एक ऐसी जगह ढूंढ जहाँ पे हम अपनी फैसिलिटी बना पाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिमोट प्लेस पे होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते जाते ना हो, ताकि किसी को इस प्लान के बारे में पता ना चले। बेसिकली ये प्लान इनको सीक्रेट रखना था। एंड वो कहता है कि हमें कॉस्ट कटिंग भी करनी होगी क्योंकि इनके पास पैसे थे नहीं। इनका रफली एस्टिमेट था कि इनको 700 मिलियन येन चाहिए होंगे ये फैसिलिटी बनाने एंड चलाने के लिए। एंड यहाँ पे आत्सुओमी कहता है कि तू जा जगह ढूंढ, तब तक मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। उसको याद आता है कि नाओई ने साकायानागी एंड सुकीशिरो को कॉन्टैक्ट दिया था। साकायानागी थोड़ी वेल्दी फैमिली से था, तो वो कहता है कि मुझे इससे मिलना चाहिए। वो साकायानागी से पैसे मांगने नहीं गया था, उसको चाहिए थे कनेक्शन टू द बिजनेस वर्ल्ड। जब वो उधर जाता है साकायानागी उसको अच्छे से ग्रीट करता है एंड देन उनकी बात स्टार्ट होती है। आत्सुओमी भाई उसको गिल्ड ट्रिप करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि जापान में कितने सारे बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में है, कितनी सारी मदर्स है जो बच्चे करना तो चाहती है लेकिन उनको संभालना नहीं चाहती, तो मैं ऐसे बच्चों को ले लेंगे, उनको अच्छे से एजुकेट करेंगे एंड देन उनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ऑब्वियसली वो उसको डाउन साइड्स नहीं कहता, उसको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहता है। साकायानागी थोड़ी बात सुनता है, वो कहता है ठीक है लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे परमिशन देनी होगी कि मैं ये फैसिलिटी में कभी भी आ जा सकता हूँ। आत्सुओमी थोड़ा स्केप्टिकल होता है लेकिन वो कहता है ठीक है चलो ये स्मॉल प्राइस है। ऐसे ही इनकी डील पक्की होती है, इनकी मुलाकात भी होती है। साकायानागी एग्री कर लेता है एंड उसको बिजनेस वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली अभी आत्सुओमी काफी सारे बिजनेसमैन के पास जाएगा जिनके भी नाजायज बच्चे होते हैं एंड जिनको भी इंटरेस्ट होता है फेम पाने में, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो इनकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी एंड वो बेसिकली इनको ये आइडिया पीच करेगा एंड उनसे फंडिंग लेगा। अभी इनको बच्चे भी चाहिए थे फैसिलिटी के लिए। ऑर्फनेज काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे सस्पिशियंस हो सकता है लोगों को, लेकिन उनको एक परफेक्ट प्लेस मिल जाती है जिसको बेसिकली इधर कहा गया है नर्सरी। एंड यहाँ पे आत्सुओमी भाई ने ऑलरेडी एक डॉक्टर को पैसे देके सेटल कर दिया है अपनी जगह पे। आत्सुओमी भाई क्विक तो है एंड उनको अभी बच्चों का सप्लाई भी हो चुका है जो कि 3 महीने के होंगे, उसके बाद ही इनके पास आएंगे। इसके बाद वो एक लड़की से मिलने जाता है मीका करके, जो कि होते हैं कार्बोरेट। अभी आपकी तरह मुझे भी इसका मतलब नहीं पता था। बेसिकली ये लोग बार में काम करते हैं, कोई अमीर आदमी उधर पी रहा होता है तो उनके साथ में बैठ जाते हैं वगैरह वगैरह। गलत काम वाला नहीं करते ये लोग, सिर्फ उनके साथ बैठते हैं, उनको इंटरटेन करते हैं बातें बातें करके। अभी इधर वो मीका से गया होता है एंड उसको कहता है कुछ पॉलिटिकल पार्टनर्स का नाम एंड कहता है कि इनके तू क्लोज जा, इनसे मनी एक्सट्रैक्ट कर, ब्लैकमेल करके जब तेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो। एंड नाओई का भी नाम उनको देता है। अभी मैं मीका के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके। 2 हफ्ते बाद अपने कामोगावा भाई को एक जगह भी मिल जाती है। आत्सुओमी भाई उधर थ्रेटन करके फिर से एक अच्छी प्राइस में जगह भी ढूंढ लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। कुछ महीने बाद फैसिलिटी बिल्ड हो जाती है एंड अभी प्रॉब्लम आती है एजुकेटर्स की। बेसिकली उनको फैसिलिटी मिल गई, बच्चों का सप्लाई मिल गया, लेकिन उनको एजुकेट कौन करेगा? रिसर्चर्स कौन होंगे उधर? अभी रिसर्चर्स के लिए वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट हो, जिनका जो लाइसेंस होता है वो रिवोक हो गया हो, लेकिन अगर उनको फिर से लाइसेंस लेना पड़े तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। मतलब टैलेंटेड हो एंड उनको पैसों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो। वो ऐसे मॉरली ज़्यादा ऐसे ना हो कि ऐसा ना बोले कि नहीं तुम बच्चों का इधर नहीं रख सकते, हमें बच्चों को इधर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि फिर इनका प्लान फेल हो जाएगा। इनको ऐसे लोग मिल भी जाते हैं एंड बेसिकली इनका इंटरव्यू लेने के बाद 3 लोग फाइनल होते हैं, सोया, ताबुची एंड इशिदा। ताबुची का नाम जैसे मैंने बोला आपको प्रोलॉग में आपने सुना ही होगा। फाइनली इनको रिसर्चर्स मिल गए थे तो अपने आत्सुओमी भाई काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो कामोगावा को डिनर के लिए इनवाइट करने जाते हैं, लेकिन तभी उसको एक पेपर देखता है जिसमें होता है एक नंबर। उसको पता होता है, जब वो कॉल करता है तो अपने सुकीशिरो भाई उठाता है एंड कहता है कि बोल आत्सुओमी। उसके पास आत्सुओमी का नंबर नहीं था। बेसिकली वो उसको कहता है कि चलो मिल लेते हैं, इनकी थोड़ी ऐसी बात होती है। जब वो मिलते हैं तब उसको पता चलता है कि सुकीशिरो को एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें पता है, बंदे को सारी इन्फॉर्मेशन पता है। आत्सुओमी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। आत्सुओमी उसको पूछता है कि तू चाहता क्या है? सुकीशिरो उसको कहता है कि मुझे तेरा एक इंटरव्यू लेना है। सुकीशिरो बेसिकली उसके पास के बारे में सारी चीज़ें बोल रहा होता है, उसके ग्रैंड मदर एंड काफ़ी सारी ऐसे डिप्रेसिंग बातें थी, तुमको सुनने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। एंड उसके बाद सुकीशिरो कहता है ठीक है। यहाँ पे आत्सुओमी कहता है कि मुझे तेरी एक्चुअली में मदद चाहिए, मुझे एक प्रोफेसर चाहिए, मतलब रिसर्चर चाहिए जो हमारे बच्चों को पढ़ा पाए। एंड सुकीशिरो कहता है कि हाँ भाई मेरे पास एक बंदा है। एंड जैसे ही वो बोलता है तो उसके पीछे से एक रिसर्चर आ जाता है। आत्सुओमी देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसका मतलब ये था कि सुकीशिरो ने ये सारी बात एंटिसिपेट कर ली थी। उसको इतना तक पता था कि आत्सुओमी उसकी मदद मांगेगा एंड यही सारी चीज़ें होगी। सुकीशिरो उधर से चला जाता है एंड आत्सुओमी सुजुकाके का इंटरव्यू लेता है। अपना सुजुकाके भाई का जो रेज्यूमे था वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था एंड उधर फर्स्ट था अपनी क्लास में। उसके बाद वो फॉरेन पढ़ने गया एंड उधर भी फर्स्ट था, लेकिन उसने एक्चुअली में कोई जॉब नहीं की थी। आत्सुओमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सुकीशिरो ने ऐसे बंदे को क्यों रेकमेंड किया, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पावर थी सुजुकाके के पास, उसने कोई काम तो नहीं किया था कि वो किसी को देख के ही बता देता था। ऐसे उसने काफ़ी सारे टेस्ट लिए। आत्सुओमी को समझ में आ जाता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है रिसर्चर के तौर पर। एंड देन उसको ऐसे अपॉइंट
अपॉइंट कर लेता है अपने साथ। तो बेसिकली अभी इनके पास 4 रिसर्चर है। इसके बाद इनको डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं, वो डॉक्टर्स को भी अपॉइंट कर ही लेते हैं, ऐसे ही वाले जिनके पास लाइसेंस ना हो एंड कुछ बोले ना, सिर्फ पैसों से मोटिवेटेड हो। थोड़े और महीने बीतते हैं, अपनी फैसिलिटी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आत्सुओमी सबको बुलाता है एंड उधर अपना फर्स्ट जनरेशन के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, ये 4 रिसर्चर्स थे, वो सारे की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा अलग थी, सारे का जो टीचिंग मेथड था वो भी बहुत ज़्यादा अलग था। तो अपने आत्सुओमी भाई बीइंग आत्सुओमी वो कहता है कि ट्रिगर नॉट, मैंने ऑलरेडी एक प्लान डिवाइस करके रखा है। बेसिकली वो सारे बच्चे, इनके पास 15 बच्चे थे, तो 5-5 के 3 ग्रुप बनाने वाले थे एंड 3 रिसर्चर को देने वाले थे। यहाँ पे सोया, इशिदा एंड सुजुका अपने अलग अलग आइडियोलॉजी से, अपनी अलग अलग पॉलिसी से उन 5 बच्चों को पढ़ाते 3 साल के लिए एंड उसके बाद उनको एक टेस्ट देना होता ये देखने के लिए कि किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है एंड फिर उसको एक लीडर बना दिया जाता। अभी यहाँ पे जो ताबूची था वो एक ऐसे सुपरवाइजर की तरह बिहेव करने वाला था एंड सबको देखने वाला था। यहाँ पे रिसर्चर्स के लिए भी खतरा था। उसने बोला कि अगर 3 साल के बाद हमने टेस्ट लिया लेकिन बच्चों के पास कोई भी इंप्रूवमेंट थी ही नहीं एंड तुमने बोल दिया कि ये तो बच्चे ही अच्छे नहीं है, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में हमने जितने भी पैसे दिए ना वो सारे खींच लेंगे, उसके बाद फिरते रहना जहाँ फिरना हो। तो सारे रिसर्चर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी कि हाँ हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। एंड यहाँ पे 3 साल बीत जाते हैं, हाँ हमें टाइम स्किप देखने को मिलता है एंड फाइनली टेस्ट का दिन आ जाता है। अपने साकायानागी भाई भी आता है उधर देखने के लिए कि इस फैसिलिटी के बच्चे कैसे। ये 3 साल के बच्चों को एक एरिथमेटिक टेस्ट दिया होता है जिसमें बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में होता है। एंड यहाँ पे इशिदा एंड सोया के ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, सुजुका के ग्रुप के बच्चे बहुत ही ज़्यादा अलग थे। जैसे कि इन्होंने रूम में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक बजाया तो सोया एंड इशिदा के ग्रुप के बच्चे ऐसे डिस्टर्ब हो गए, लेकिन सुजुका के ग्रुप के बच्चे ने ऐसे हिले भी नहीं, वो टेस्ट लिखते ही जा रहे थे। इसके अलावा जब इनका फिजिकल टेस्ट भी हुआ तो जो इशिदा एंड सोया के ग्रुप के बच्चे थे वो 2 हाथ से लिख सकते थे वगैरह वगैरह, उनकी थोड़ी बॉडी अच्छी थी। लेकिन अपने इस सुजुका के ग्रुप के बच्चे पियानो बजा रहे थे एंड वो भी एवरेज से भी थोड़ा ज़्यादा एंड ये 3 साल में इन्होंने किया। यहाँ पे क्लियर हो गया था कि सुजुका के ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं एज कम्पेयर टू इशिदा एंड सोया। लेकिन यहाँ पे सुजुका का कहता है कि फिर भी तुम जो दोनों ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेन किया है अपने बच्चों को। वो कहता है कि मेरे ग्रुप में एक ही प्रॉब्लम है कि इनके पास इमोशंस नहीं थे। वो कहता है कि मेरे ग्रुप में सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो टैलेंट। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं होगा तो मैं तुमको मार करूँगा एंड डर से ही बच्चे उसके बाद सीखने लगते हैं। यहाँ पे इशिदा एंड सोया एंड साकायानागी खासकर बहुत ज़्यादा खुश होते नहीं है इस वजह से, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि इन दी एंड रिजल्ट्स मैटर। इनका यही फिलॉसफी था क्योंकि इनको दिखाना था कि इस फैसिलिटी से काफी ज्यादा जीनियस बच्चे पैदा हो सकते थे। इशिदा एंड सोया भी एग्री कर लेते हैं कि सुजुका के ग्रुप के बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं, सुजुका को लीडर बनाया जाता है। साकायानागी काफी ज्यादा खुश होता नहीं है इस बात से, मतलब ऐसी फिलॉसफी से, ऐसी आइडियोलॉजी से कि इस फैसिलिटी में बच्चों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था तो वो उधर से चला जाता है। 1 घंटे बाद आत्सुओमी साकायानागी को कॉल भी करता है, उसका रिव्यू लेता है। साकायानागी काफ़ी ज़्यादा खुश तो होता नहीं, वो कहता है कि ठीक है तुम्हारे जो फैसिलिटी के बच्चे हैं वो 90% बच्चों से बेटर है, लेकिन फिर भी वो जो 10% जीनियस वाले बच्चे हैं एक्चुअली में जो रियल वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं उनके आसपास तो वो है ही नहीं। आत्सुओमी भी अग्री करता है एंड साकायानागी ये भी उसको कंप्लेंट करता है कि तुम बच्चों को कैसे सिखा रहे हो, ये ह्यूमन तरीका नहीं हुआ। आत्सुओमी कहता है कि इन दी एंड इन्वेस्टर्स को तो यही देखना है कि कैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक्चुअली में सिर्फ रिजल्ट देखने हैं। साकायानागी कुछ ज़्यादा कहता नहीं, वो कहता है कि फिर भी ठीक है मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा एंड ऐसे इनकी बात होती है। यहाँ पे अपने आत्सुओमी भाई को एक जीनियस आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर मुझे इन्वेस्टर को समझाना है कि ये व्हाइट रूम वाली फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मुझे खुद का बच्चा उधर भेजना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आत्सुओमी भाई को इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं मैरिज में या फिर भी, तो वो अपनी मीका के पास जाता है जो उसकी पहले दोस्त थी। बेसिकली वो बचपन में साथ में पढ़े थे, ऐसा कुछ सीन था उनका एंड पहले उन्होंने डेटिंग भी की है। वो कहते हैं कि देख मुझे तुझसे एक फेवर मांगना है। मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है, कहता है कि तू मेरे साथ शादी कर ले, हमें एक बच्चा पैदा करना होगा। मीका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। वो कहते हैं कि देख तुझे शादी के बाद जो करना हो कर, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए तेरे से, मैं तुझे 50 मिलियन येन दूंगा एंड उसके बाद तुझे जहाँ सेटल होना है उधर करवा भी दूंगा, प्रेगनेंसी का जो खर्चा होगा वो भी मैं ही दूंगा। ऐसा ऑफर कौन ही मना करेगा। एंड मीका भी मना नहीं करती एंड फिर वो अपना बच्चा कर लेते हैं। वही बनता है अपना कियोताका आयनोकोजी जो मीका नाम देती है। तो तुम समझ सकते हो कि आयनोकोजी के पेरेंट्स इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। एक बंदा पूरा पागल था, उसको अपना एम्बिशन पूरा करना था एंड एक बस माँ के नाम पे माँ थी नहीं। सीन शिफ्ट होता है तो फैसिलिटी जहाँ पे सुजुका के बात कर रहा होता है जनरेशन के बारे में। बेसिकली इधर 3 जनरेशन आ चुकी होती है एंड हर जनरेशन के साथ बेसिकली ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आत्सुओमी भाई कहते हैं कि 4th जनरेशन में हम बेटा करिकुलम यूज़ करेंगे। अभी बेटा करिकुलम क्या है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड करिकुलम है, मतलब इसमें सारी लेवल ही अलग कर दिया। जैसे कि 3 जनरेशन इनके पीछे है, इनके जो आगे वाले जनरेशन है उनसे ये डिफरेंट लेवल पर ही पूरा करिकुलम है। इसको तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते नॉर्मल करिकुलम के साथ। खुद सुजुका के जिसने करिकुलम बनाया है वो कहता है कि
ह्यूमन के बस की है ही नहीं। अगर कोई बंदा इसको सर्वाइव कर लेगा तो वो एक्चुअली में एक मॉन्स्टर होगा। एंड यहाँ पे साकाया नागी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। वो कहता है कि आपका बेटा ही इस जनरेशन में जा रहा है, तुमको बेटा करिकुलम यूज़ करना है। अपने आत्सुमी भाई बीइंग आत्सुमी भाई कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा हो, मर जाए, रहे, जीनियस भी बन जाए, तुम सिर्फ ये बेटा करिकुलम को लगाओ एंड मुझे एक जीनियस प्रोड्यूस करके दो। एंड हमें एक वे चाहिए जिससे हम जीनियस प्रोड्यूस करते ही रहे। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आयनो कोजी अपने व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट से भी कंपैरिजन में इतना ज़्यादा अलग क्यों है, क्योंकि उसने जो करिकुलम लिया था वो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन था। मॉन्स्टर ही उसको सर्वाइव कर सकते थे। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपको सीजन 3 में पता होगा सुकीशिरो कहता है कि व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट आएंगे आयनो कोजी को हंट डाउन करने के लिए, एग्जिट कराने के लिए। एंड जिसने मेरी सीरीज देखी है उनको पता भी है कि रिजल्ट क्या होता है। एंड इसलिए आपको पता चलेगा कि आयनो कोजी सबको आउटस्मार्ट क्यों करता है। ये स्पॉइलर नहीं था, आपको पता है भाई आयनो कोजी मेन कैरेक्टर ऐसे हारने तो नहीं वाला। मैं बेसिकली आपको नाम नहीं कहूंगा। एंड इसलिए आयनो कोजी की एबिलिटी सबसे इतनी ज्यादा अलग है क्योंकि बंदे का करिकुलम अलग था। एंड तो समझ में जाओगे कि आयनो कोजी का करिकुलम अलग था, इसलिए वो जीनियस नहीं है, बंदा खुद ही पहले से बहुत ज्यादा जीनियस था। अभी फाइनली हमें आयनो कोजी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। वो कहता है कि जब मैं 2 साल का था तब से मुझे याद है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ऊपर देखता रहता था वाइट सीलिंग की तरफ, क्योंकि ये वाइट रूम था, सारे रूम वाइट थे, इनके पास कोई और काम नहीं था। एंड इधर एक बहुत ज़्यादा उसकी फेमस लाइन भी है, शायद से तुमने कोई एडिट्स में देखी होगी। वो कहता है कि आई क्राइड, मतलब वो कह रहा होता है बेसिकली कि मैं रोया, बहुत ज़्यादा रोया, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आने वाला एंड मुझे खुद ही अपना देखभाल करना होगा। एंड इसी के बाद इनका वाइट रूम वाला इंसिडेंट स्टार्ट होता है। बेसिकली इधर तुम्हें बहुत ज़्यादा जिवरेज देखने को मिलेगी, मतलब काफ़ी सारे अनयूजुअल इंसिडेंट है जो मैं समझाने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। फाइनली हमें आयनो कोजी का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। वो कहता है कि बचपन की मेमोरी में मुझे एक ही चीज़ याद है कि मैं व्हाइट सीलिंग को देखता रहता था। व्हाइट रूम में पूरे रूम व्हाइट होते हैं, इनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं आपको समरी बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आयनो कोजी 2 साल का था तो इनको इंस्ट्रक्टर ने एक टेस्ट दिया था। इनके एक हाथ में होता है गमी बियर, मतलब तुम चॉकलेट की समझ सकते हो, एंड एक हाथ खाली होता है। आयनो कोजी थोड़े राउंड से खेलता है, उसको 1-2 बार गमी बियर मिल जाता है। एंड उसके बाद इंस्ट्रक्टर नोटिस करते हैं कि आयनो कोजी अकेला ऐसा बच्चा है जो अपने एनवायरमेंट को नोटिस कर रहा है। बेसिकली वो बाकी सारे बच्चों को देख रहा था कि ये क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर जैसे कि उसको समझ में आ जाता है कि इन्होंने एक बार अपने पीठ के पीछे ये छुपा दिया था गमी बियर या फिर चॉकलेट, तो आयनो कोजी पीठ के पीछे भी ऐसे पॉइंट आउट करता है कि यहाँ है। एंड इसलिए इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं। जब वो 5 साल का होता है ये अरिथमेटिक टेस्ट लेते हैं, फिजिकल टेस्ट लेते हैं, तो इससे आयनो कोजी की एक बेसिक तुमको फिलोसॉफी समझ में आ जाएगी। आयनो कोजी स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ में अच्छा नहीं था। जैसे वो कहता है कि स्टार्टिंग में जब मैं जूडो मैच लड़ता था तो 1-2 बच्चों से वो हार जाता था, उसके टेस्ट के स्कोर भी वो 24th रैंक में था, फिर दूसरे में 17th रैंक में था, फिर तीसरे में 4th रैंक में था, एंड 4th से फिर वो 1st रैंक आता गया। इससे तुम समझ जाओगे आयनो कोजी बेसिक्स को पहले सीखता है अच्छे से, एंड उसके बाद फिर तो भाई बंदा टॉप कर लेता है। जैसे कि एक टेस्ट होता है ना, आयनो कोजी भाई उधर बैठे होते हैं पेन पकड़ के, ऐसा नहीं था आयनो कोजी को उधर कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन इंस्ट्रक्टर ये बात नोटिस कर लेते हैं, आयनो कोजी का बाप भी ये बात नोटिस कर लेता है, उसको पकड़ के दूसरी जगह पे ले जाता है। वो कहता है कि तुझे अगर आता थी ये सारी चीज तो तू लिख क्यों नहीं रहा था। तो आयनो कोजी कहता है कि नहीं मुझे आ नहीं रहा था। आत्सुमी कहता है कि तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, हमने सीसीटीवी में देखा है कि तुझे आता था फिर भी तू लिख नहीं रहा था। बेसिकली 4th जनरेशन में आयनो कोजी भी 1st पोजीशन में था। एंड यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कि कोई बच्चा ये टेस्ट पास नहीं कर पाया टाइम लिमिट के अंदर, या फिर उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई, उसकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई, तो वो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है। तो आत्सुमी यही कहता है कि तू अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था। तो आयनो कोजी कहता है कि देखो मेरे कोई भी फ्रेंड्स है ही नहीं, मैंने सिर्फ ये सोचा कि 30 मिनट में अगर ऐसे लिखता रहूँ उससे ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि मैं अपनी एनर्जी सेव करूँ एंड ऐसे ही बैठा रहूँ। आत्सुमी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये तो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट बात कर रहा है भाई। इनको स्विमिंग भी सिखाई जाती है। यहाँ पे आयनो कोजी के साथ एक यूकी करके लड़की होती है, वो भी इससे बात करती है। वो कहते हैं कि कांग्रेट्स फॉर सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। जैसे मैं बोला आयनो कोजी पहले स्विमिंग में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी वो टॉप स्विमर हो चुका है। पहले ये लड़की ही थी टॉप स्विमर जिसका नाम है यूकी करके। इसके बाद हमें रिसर्चर्स देखने को मिलते हैं आत्सुमी के साथ। वो कहते हैं कि आपका बेटा आयनो कोजी ही सबसे ज़्यादा आगे, वो अपनी मेंटल एज के हिसाब से या फिर अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपने जो दोस्त है उनसे 3 साल आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जब वो 12th स्टैंडर्ड में आएंगे या फिर 10th में हाई स्कूल में आएंगे तब उसकी एक्चुअल में मेंटल एज 30 होगी। तो मैं ऐसा समझ सकते हो कि जो बंदा एक्चुअली में 16 ईयर्स का है, यूजुअली यही एज होती है, वो एक्चुअली में उसकी मेंटल एज 30 है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी 30 है। तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है। इसके बाद आत्सुमी को साकाया नागी मिलने आया होता है। साकाया नागी के साथ उसकी बेटी भी होती है, आपको पता है आरिसु साकाया नागी। आत्सुमी को शक तो होता ही है कि साकाया नागी कहीं पे ये बात लीक ना कर दे, तो वो सीसीटीवी में देख रहा होता है जहाँ पे साकाया नागी अपनी बेटी को लेके ये व्हाइट रूम
फैसिलिटी घुमा रहा होता है। आरिसू आयनो कोजी को देखते हैं, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आरिसू का आयनो कोजी से इतना ज़्यादा क्या वो कनेक्शन है कि उसको मुझे हराना है। यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। आत्सुओमी को ये भी दिखता है कि ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बात कर रही होती है। साकायानागी खुद भी बहुत ज़्यादा ऐसे सरप्राइज होता है कि मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट बात कैसे कर रही है। वो कहते हैं कि देखो ये बच्चा कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व कर रहा है। एंड अपना साकायानागी कहता है कि हाँ ये तो हमारे आयनो कोजी सेंसे मतलब आत्सुओमी सेंसे का बेटा है कियोताका। अभी आरिसू साकायानागी कियोताका आयनो कोजी ये सब कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे पता है आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन तुम इतना समझ लो कि बेसिकली जो साकायानागी की बेटी है आरिसू साकायानागी, मैं इमेजेस लगा दूंगा ताकि आपको ईजी हो, वो कह रही होती है कि ये बंदा कितनी अच्छे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। लेकिन उसका बाप साकायानागी कहता है कि हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो है, ये अपने आयनो कोजी सेंसे का ही बेटा है, मतलब आत्सुओमी का बेटा। लेकिन एक बुरी बात है कि वो कभी अपने पापा के साथ लव एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये जो 4th जनरेशन थी इसमें भी बच्चों के पास इतने ज़्यादा इमोशंस थे नहीं। आयनो कोजी तो आपको पता है इमोशनलेस बंदा है। यहाँ पे आरिसू कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, इस बंदे को मैं ही हराऊंगी एंड मैं प्रूव कर दूंगी कि जेनेटिक्स काम करते हैं। बेसिकली आरिसू मतलब जो साकायानागी की बेटी है उसका बचपन से ये मानना था कि जो जीनियस होते हैं वो जेनेटिक्स की वजह से पैदा होते हैं, तुम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो ये फैसिलिटी करने की कोशिश कर रही थी। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि 4th जनरेशन में 74 बच्चे थे, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कौन निकला? आयनो कोजी, जो ये अपना आत्सुओमी है उसका बेटा है। लेकिन यहाँ पे साकायानागी जो उसका पापा है वो पॉइंट आउट करता है कि देखो आयनो कोजी के पास कोई भी ऐसे अनयूजुअल एबिलिटी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा एवरेज कॉलेज में पढ़ा है, एवरेज लड़की से शादी की उसने, फिर भी इसका बच्चा इतना ज़्यादा अच्छे कैसे हो सकता है? फिर भी आरिसू कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसको तो हरा के ही रहूंगी, मैं प्रूव कर दूंगी कि जेनेटिक्स से सुपीरियर है। थोड़ा और टाइम बीतता है, इनका एक टेस्ट चल रहा होता है, यहाँ पे यूकी एलिमिनेट हो जाती है। बेसिकली भी 5 बंदे या फिर 4 बंदे लेफ्ट आउट होते हैं, यहाँ पे यूकी एलिमिनेट हो जाती है 5 पॉइंट्स की वजह से। यहाँ पे यूकी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आयनो कोजी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ऐसा तो बहुत सारे लोग जब एलिमिनेट होते हैं या फिर डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो बिहेव तो करते हैं, लेकिन यूकी बहुत ज़्यादा अलग ही बिहेव कर रही होती है। यूकी यहाँ पे आयनो कोजी से मदद भी मांगती है कि प्लीज़ तू मेरी मदद कर। आयनो कोजी पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन देन वो अपना मुंह खोलता है। वो कहता है कि एक्चुअली में यूकी को 9 साल में ही पीरियड्स आ चुके हैं। अभी इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आयनो कोजी उसको एलिब्रेट करता है। वो कहता है कि इनकी जो मेंटल जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा अर्ली एज में ही मैच्योर हो जाता है ये बच्चे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसकी प्यूबर्टी जल्दी हिट हो गई हो। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे उसमें जो न्यू इंस्ट्रक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है, मतलब उसको गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि हाँ हमारे जो डॉक्टर ने पहले चेक किया होता है तो उसको भी पता चल ही जाता है। ये बात होने के बाद भी यूकी वापस नहीं आती, वो उधर से चली जाती है। थोड़ा और टाइम बीतता है, यहाँ पे आयनो कोजी एंड शीरो नाम का बंदा ही एक लेफ्ट होता है। अभी ये 2 बंदे थे, इनकी जूडो मैच चल रहे होते हैं। यहाँ पे शीरो जिसने 5 महीनों में तो कोई बात नहीं की होती, लेकिन अब बोलता है, वो कहता है कि आयनो कोजी तू नहीं चाहता कि तू इस फैसिलिटी से बाहर निकले, तू एक नॉर्मल लाइफ जिए, तेरे भी दोस्त हो, तू बाहर घूम पाए। लेकिन अपना आयनो कोजी कहता है कि नहीं, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मैं खुद को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा एंड मैं अभी भी अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूँ। शीरो कहता है ठीक है। एंड यहाँ पे जब उनकी जूडो मैच कंटिन्यू होती है तो शीरो इधर भी आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है भाई, 5 साल से मैं जीता नहीं हूँ तेरे सामने, मतलब बंदा आयनो कोजी 5 साल से हारा ही नहीं किसी से। मैंने आपको बोला था वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़ रहा होता है। इसके बाद थोड़ा और टाइम बीतता है, इधर आयनो कोजी 9 साल का हो जाता है एंड इसके सामने अभी इंस्ट्रक्टर लड़ रहे होते हैं एंड आयनो कोजी उनको भी हरा देता है। फिर वो कुछ और बंदों को बुलाता है, स्ट्रीट फाइटर जैसे लोग जिनके पास कोई भी ऐसे एक्चुअली में फाइटिंग स्टैंस नहीं होता, वो बंदे आते हैं, कहता है कि हाँ हमें इस बच्चे को हराना है। वो उसको कहता है कि ले ये बैग रहा है, इसमें से तुझे कोई भी वेपन लेनी हो ले ले। आयनो कोजी कहता है कि क्या मैं इनको सीरियसली लड़ना चाहता हूँ, मतलब वो ऑर्डर मांग रहा होता है। वो कहता है कि हाँ भाई तो सीरियसली लड़, एंड बंदा सारे बंदों को हरा देता है, मतलब 8-9 बंदे होंगे, उन सबको एक बैट के साथ हरा देता है। इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पे कियोताका का बाप आता है, उसको लेके जाता है। वो कहता है कि तू जितनी भी जनरेशन है उसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बंदा है एंड तू बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है, मैं तेरा बाप भी हूँ। एंड यहाँ पे उन्होंने एक मीटर लगाया होता है जो आयनो कोजी समझ जाता है कि इसलिए होगा, एंड वो मॉनिटर करता है कि आयनो कोजी की हार्ट बीट अभी भी नॉर्मल थी, उसको ज़रा भी स्पाइक नहीं है, बंदे के पास इमोशंस तो है ही नहीं। अभी सीन शिफ्ट होता है ना अपने आत्सुओमी एंड कामोगावा भाई नाओई से मिलने जा रहे होते हैं। यहाँ पे नाओई इलेक्शन लड़ने वाला होता है, ये वही बात कर रहे होते हैं कि नाओई के पास कितना ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है, मतलब इस बार वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है एक्चुअली में। लेकिन जब नाओई आता है तो वो कहता है कि मैं एक्चुअली में किजिमे को वोट करने वाला हूँ। आत्सुओमी एंड कामोगावा दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो कहता है कि आप तो एक्चुअली में जीत सकते हो ना, तो तुम किजिमा को क्यों वोट करने वाले हो जो तुम्हारा राइवल है, एंड अगर तुमको वोट करना है तो अपने ओल्ड राइवल को वोट करो ना जो तुमसे भी ज़्यादा बूढ़ा है। फिर वो कहता है कि किजिमा ने एक्चुअली में अभी हमको चेकमेट कर दिया है। वो कहता है उन सारे जो पार्टी इलेक्शन के मेंबर्स हैं
वो सारे कीजिमा को वोट करने वाले हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है कीजिमा को, मतलब कीजिमा ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है। एंड अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी तो भी मुझे सिर्फ 10 वोट मिलेंगे एंड इससे सिर्फ मेरा नाम ही खराब होगा। तो वो कहता है कि मैं कीजिमा को वोट करूंगा, मैं उसकी साइड जाने की कोशिश करूंगा। आसुमी कहता है तो अपने व्हाइट रूम का क्या होगा, पहले तो तुमने कुछ मदद की नहीं, लेकिन एक्चुअली में जो मैंने 10 साल तक मेहनत की है उसका तो तुम ध्यान रखोगे ना। नाओई कहता है कि अभी तुझे व्हाइट रूम शट करना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे आसुमी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फर्स्ट टाइम इतने सालों में नाओई के सामने बोलने लगता है एंड उसकी इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं। वो कहता है कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने सारी चीज़ें की, मैंने व्हाइट रूम आपने ऐसा बोला कुछ फाइनेंशियल कुछ भी मदद के बिना मैंने बनाया, इतना सारा मेहनत किया, अब बोल रहे हो कि मना कर दो। नाओई कहता है कि देख भाई मुझे समझ में आता है कि तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अगर तू मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुझे जो करना हो कर, तुझे लीव भी कर सकता है। आसुमी को पता चल जाता है कि एक्चुअली में नाओई अभी अपनी इमेज बचा रहा है एंड उसको पता चल जाता है कि फ्यूचर में अगर वो इसके साथ रहा, इसके ऑर्डर्स माने भी, तो भी नाओई उसको ऐसे एलिमिनेट ही कर देगा। मतलब अभी तो वो पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता। वो कहता है जब नाओई उधर से चला जाता है वो कहता है कि ठीक है अब मैं पॉलिटिशियन थोड़े टाइम के लिए नहीं रहूंगा, वो फ्यूचर में जरूर बनेगा, उसका एम्बिशंस अभी तक टूका नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अभी एक्चुअली में मैं व्हाइट रूम में फोकस करना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम बीतता है, वो एक पार्टी होस्ट करता है जहाँ पे वो वेल्दी लोगों को बुलाता है फंडिंग लेने के लिए, क्योंकि अभी भी जनरेशन तो चल ही रही होती है, मतलब 12-13 जनरेशन तक आ चुकी है। अभी जिसने मेरी सीरीज फॉलो की है या फिर जिसने लाइट नॉवल पढ़ी है उनको मजे आने वाले, क्योंकि अभी रेफरेंस तुमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आत्सो में मिलता है डायरेक्टर आमासावा के साथ, जो कि कहता है कि आपकी बेटी है जो आपने टेस्ट ट्यूब वाली आपकी बेबी थी, वो अभी 5th जनरेशन की सेकंड मोस्ट टैलेंटेड बेबी है। अभी जिसको नहीं पता, आमासावा करके एक लड़की आती है जो ईयर 2 में आती है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, व्हाइट रूम की स्टूडेंट है वो। इसके बाद उसको कुछ बच्चे देखने को मिलते हैं जिसने एक बच्चे को घेर लिया होता है, उसको कहता है कि तू माफी मांग क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। अगर आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड में कांजाकी का मोनोलॉग था जिसमें वो कह रहा होता है कि मुझे एक बंदे ने बोला था कि जो बंदा स्मार्ट होता है लेकिन अपनी एबिलिटी को यूज नहीं करता वो एक्चुअली में एक बेवकूफ होता है। एंड ये वाला वही सीन है। बेसिकली एक बच्चे ने बोला होता है कि मुझे इस पॉपुलर स्टार ने साइन करके दी होती है, एंड दूसरी 3 बंदे उसको कह रहे होते हैं कि नहीं तू एक्चुअली में झूठ बोल रहा है, तुझे साइन करके नहीं दिया है। यहाँ पे कांजाकी उसके साइड में खड़ा होता है, वो कहता है कि हाँ तू झूठ ही बोल रहा है, तेरे मुंह के ऊपर दिख रहा है, तो इससे अच्छा है तो माफी कर देना, मतलब तू माफी मांग ले। इधर इशिगामी करके बंदा आता है जो कि आपको लास्ट एपिसोड में दिख गया होगा, एंड इशिगामी उसके एक्चुअली में दोस्त की मदद करता है। वो बहुत ज्यादा अच्छे काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है, बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तुमको इधर से समझ में आ रहा होगा। अगर फ्यूचर वॉल्यूम में वो देखने को मिलेगा, आयनो कोजी का अपोनेंट बनेगा वो शायद से, तो आयनो कोजी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड में इशिगामी अपनी बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाता है। वो बच्चा होता है, वो उसको ऐसे पकड़ने आ रहा होता है, इशिगामी उल्टा उसका हाथ पकड़ के ऐसे अपनी टी शर्ट पे लगा देता है, चिल्लाने लगता है कि ये बंदा मुझे मार रहा है। अभी उसका बाप तो ऐसे यही बोलेगा ना कि मेरा बेटा ऐसी मस्ती कर रहा है, तो उसको ही उल्टा मार पड़ती है। यहाँ पे आसुमी इशिगामी को पूछता भी है कि तूने मुझे देखा था ऐसा एडल्ट, लेकिन तूने मेरी मदद नहीं मांगी, तूने दूसरे बंदे को बुलाया, ऐसा क्यों? तो इशिगामी कहते हैं कि मैंने नोटिस कर लिया था कि आप पहले नहीं आए थे, तो मुझे लगा था आप शायद अभी भी ना हो। आसुमी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जब उसका पापा आता है तो वो कहता है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा होशियार है। अभी उसके पापा इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन वो भी थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इन्होंने ये पार्टी इसलिए रखे होते हैं कि जितने भी सारे वेल्दी इन्वेस्टर है वो इधर आए एंड इन्वेस्ट करे व्हाइट रूम वाले प्रोजेक्ट में। पहले इनके पास 200 इन्वेस्टर थे जब ये पॉलिटिशियन था, लेकिन नाउ ये अभी बैकडाउन कर गया है, तो इनके पास अभी 60 है। अभी आमासावा जैसे मैंने पहले बोला उसने भी इन्वेस्ट किया। इधर कांजाकी का भी पापा आता है एंड कांजाकी को इंट्रोड्यूस कराता है आत्सुओमी से, एंड आत्सुओमी की कांजाकी के साथ भी बात होती है। यहाँ पे जो ईयर 2 वॉल्यूम 8 में जो मोनोलॉग था वो ये वाली चीज है। यहाँ पे आत्सुओमी कांजाकी को कहता है कि तुझे पता था ये सब हो रहा है, तो तूने अपने दोस्त को मदद क्यों नहीं की? तो वो कहता है कि मैं कंफ्यूज था, मुझे लगा नहीं था कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए, जो बंदा झूठ बोल रहा है या फिर जो बंदा सच बोल रहा है लेकिन बंदे को मारने की कोशिश कर रहा है। कांजाकी का पापा कहता है कि ये जूडो में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसके फाइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए इधर आत्सुओमी कहता है कि देखो अगर कोई बंदा कोई चीज़ में अच्छा है लेकिन उसको यूज़ नहीं करता तो वो एक बेवकूफ़ हुआ। एंड यही वाला पॉपुलर डायलॉग था जो हमें लास्ट वाले एपिसोड में देखने को मिला था ईयर 2 वॉल्यूम 8 में। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, बहुत ज़्यादा लंबा था, मुझे एक्चुअली में 7 घंटे लगे ये पूरा वॉल्यूम पढ़ने में, लेकिन भाई मज़ा बहुत आया। आत्सुओमी भाई फंडिंग सिक्योर कर लेते हैं। तुमको ये वीडियो में तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई आत्सुओमी मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया ना, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट में जा रहा है। बंदा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, भाई कैरी नहीं करता, उसको बस अपने गोल पे अचीव करना है और कुछ भी नहीं। तुम अगर मौका मिले तो लाइट नॉवेल जरूर पढ़ना है। उसके बाद उसको साकायानागी का फोन आता है जो कहता है कि मेरा बाप रिटायर हो चुका है, तो अभी मैं चेयरमैन बन चुका हूँ एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल का, एंड इसलिए अभी एक्चुअली मैं आपको रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि आप व्हाइट रूम चला रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एंड कीजिमा को भी ये बात पसंद नहीं है। बेसिकली जब मैंने आपको बोला कि नाओ कीजिमा की साइड चला गया एंड अब वो चाहते हैं व्हाइट रूम बंद हो जाए, ऐसा इसलिए है क्योंकि कीजिमा भी एक ऐसे ही स्कूल बनाना चाहता था। जैसे मैंने बोला उसने एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल तो बनाई, लेकिन वो ऐसे ही सेम स्कूल बनाना चाहता था, लेकिन आत्सुओमी से वो बहुत ज़्यादा पीछे थी। आत्सुओमी उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट था
एंड वो ये देखना चाहते थे कि आसुमी कोई गलती करे तो हम उसको पकड़े एंड उसको निकाल दें। नाओई भी इसमें शामिल था, लेकिन आसुमी भाई इतना ज़्यादा अच्छा था अपने काम में कि उसने कोई भी गलती नहीं की। आज तक उसके कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं किया, उसको जितने काम मिले वो सब में सक्सेसफुल रहा, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। एंड अभी तो वो पॉलिटिशियन है नहीं, तो वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ हमें मिले एंड हम आसुमी के इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। एपिलॉग की बात करें तो पहले हमें सुज़ाका देखने को मिलता है, जो कि आयानोकुजी के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि 4th जनरेशन का आयानोकुजी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है व्हाइट रूम का, लेकिन हमने उससे सीखा। उसके बाद जो 5th जनरेशन आई, उनके पास स्किल ज़्यादा अच्छे नहीं थे आयानोकुजी से कंपेयर किया जाए तो प्योर स्किल में, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए हमें देखने को मिला कि यागामी कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त बना सकता था, मतलब उसकी सोशल स्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कंपेरिजन टू आयानोकुजी। उसके बाद वो कहता भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि आयानोकुजी क्या करेगा अपनी लाइफ में, मतलब उसके पास ज़्यादा सोशल स्किल्स है नहीं, वो व्हाइट रूम से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं है, एंड इसलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड होता है कि मैंने क्या क्रिएट कर दिया। वो कहता है कि मैं वंडर करता हूँ, मतलब वो खुद सोच रहा होता है कि क्या आयानोकुजी अपनी लाइफ से खुश भी रहेगा जब वो मरेगा तो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आयानोकुजी भाई बाहर होता है यहाँ पे, एंड वो एक बंदे से मिलने जा रहा होता है। आयानोकुजी भाई हो चुका है अभी 14 साल का, एंड वो मिलने जा रहा होता है यूकी से। एक्चुअली में यूकी उसके रूम में आती है, उसके साथ उसका पापा भी होता है, एंड यहाँ पे यूकी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होती है व्हाइट रूम की वजह से। आयानोकुजी देखता है, वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, तू बच गई ना। यूकी एक्चुअली में आयानोकुजी से बात करना चाहती होती है, लेकिन आयानोकुजी कहता है ये तेरे सेक के लिए है। बेसिकली अभी उसको अभी भी दौरे पड़ते हैं व्हाइट रूम के लिए, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हो सकती है, आप ऐसा समझ सकते हो। आयानोकुजी कहता है मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, एंड वो बंदा उधर से जाने की कोशिश करता है। यूकी उसको रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मुझे कोई भी नॉर्मल बातें भी चलेगी, व्हाइट रूम के बारे में बातें चलेगी, लेकिन आयानोकुजी कहता है कि मैं तेरे लिए ही कर रहा हूँ, एंड फिर उधर से चला जाता है। भाई ये पैनल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे खुद यूकी के लिए बुरा लग रहा था। मतलब शायद से ऐसा हो सकता है कि यूकी पसंद करती है आयानोकुजी को, क्योंकि उसका बाप भी यही कह रहा था कि जब हम घर पे थे तो भी वो तेरे लिए ही वरीड थी कि आयानोकुजी क्या करेगा। यूकी उसको पूछती भी है कि तू व्हाइट रूम में भी है अभी, एंड बंदा इतने सालों से अकेले व्हाइट रूम में है। एंड तुम अगर प्रैक्टिकली सोचने जाओ भाई, तुमको अगर एक व्हाइट रूम में बंद कर देंगे इतने सालों के लिए, क्या ही कर सकते भाई, अपने आयानोकुजी भाई अलग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अपने आसुमी भाई बैठे होते हैं आयानोकुजी के साथ में, एंड वो अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मेरा प्लान ये था कि आयानोकुजी को भी मैं एक व्हाइट रूम इंस्ट्रक्टर बनाऊं। अभी मुझे ये क्लियर है नहीं कि यहाँ पे आयानोकुजी बैठा था कि नहीं, ये वाली बात में एटलीस्ट। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मैं एक्चुअली में आयानोकुजी को इंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ व्हाइट रूम का, ताकि वो उसके जैसे ही बंदे बनाए। आयानोकुजी बचपन में ही इंस्ट्रक्टर को सरपास कर दिया था, तो अभी अगर हमको उससे भी ज़्यादा अच्छा बंदा चाहिए, जीनियस आयानोकुजी की तरह, तो ऐसा हो सकता है कि शायद से आयानोकुजी उनको ट्रेन करे तो ऐसे बच्चे आ जाए। उसके बाद शायद से आयानोकुजी चला जाता है, एंड यहाँ पे आसुमी शुकिशिरो के साथ थोड़ी प्राइवेट बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं अगले साल आयानोकुजी को एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल में भेजना चाहता हूँ, एंड शुकिशिरो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, मतलब वो उधर जा सकता है। अभी जिसने लाइट नॉवेल ले पढ़ी उनको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली में ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला एपिसोड में मैंने आपको बोला था, जहाँ पे स्टार्टिंग में आयानोकुजी कहता है कि मुझे लगता है कि एक्चुअली में शुकिशिरो या फिर आमासावे या फिर यागामी मुझे पहले से एक्सपेल करना चाहते ही नहीं थे। शुकिशिरो एक्चुअली में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, एंड ये बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आसुमी खुद कहता है कि मैं आयानोकुजी को ANHS भेजना चाहता हूँ, वही एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल में। तुम ये कह सकते हो कि फिर जो उसका बाप उसको मिलने आया था, आपने सीजन 1 में देखा होगा शायद से, या फिर शुकिशिरो या फिर यागामी जो सारी चीज़ें कर रहे थे वो किस लिए थी। तो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ प्रिटेंड करना चाहते हैं कि आयानोकुजी भाई अपना खुद फ्रीडम लेके चल रहे हैं, लेकिन आयानोकुजी भाई ने ये बात खुद पहले ही डिड्यूस कर दी थी ईयर 2 वॉल्यूम 8 में। अगर आपको पता नहीं हो तो एपिसोड देख लेना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। एंड भाई मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि आयानोकुजी इतना ज़्यादा कैसे अच्छा सोच सकता है, मतलब बंदा अलग ही लेवल पे, कि उसको यहाँ तक पता चल गया कि शुकिशिरो एक्चुअली में मुझे पहले एलिमिनेट ही नहीं करना चाहता था। मैंने लास्ट वाले एपिसोड में बोला भी था कि आयानोकुजी को ये बात अभी पता नहीं चली, उसको शायद से ईयर 2 वॉल्यूम 5 या फिर 4 में ही पता चल गई थी ये बात। ये वाला वॉल्यूम यहीं पे खत्म हो जाता है, एंड मुझे ये वाला वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, वन ऑफ माय फेवरेट वॉल्यूम बन चुका है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी हमें अलग चीज़ें पता चली जो नॉर्मली इतनी ज़्यादा पता चलनी मिलती नहीं है। अगर आपने सीजन 4 में इंटरेस्टेड हो कि सीजन 3 के बाद क्या होता है, एनीमे के बाद क्या होता है, तो मैंने ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेन किए पूरी सीरीज। प्लेलिस्ट का लिंक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है ये वाले वीडियो में भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसकी मैंने एडिटिंग अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं एनीमे क्लिप्स क्या ही डालूँ, मैच तो करनी चाहिए ना एटलीस्ट। लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड में ऐसा लगेगा कि भाई की एडिटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, तो आपको मजा आएगा, एंगेजिंग कंटेंट होगा। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। ये वाला वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, ये रिकॉर्डिंग ही 1 आवर 30 मिनट्स प्लस जाके हुई है, एंड ये सेकंड रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट रिकॉर्डिंग तो करप्ट हो चुकी थी। ये मेरा सीन हो चुका है, अभी एडिटिंग करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।